नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक भालोठिया और आज इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के क्वेश्चन आंसर्स का 9वां पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। पहले की वीडियोस आप देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखे हैं चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सोशल मीडिया पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको बस स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप करना है और आप सीधा वहां पर कनेक्ट हो सकते हो। सभी वीडियोज की पीडीएफ और चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रशिक्षण वर्कआउट मांसपेशी आकार तथा शक्ति को बढ़ाता है? हमें वो ट्रेनिंग या फिर एक्सरसाइज बतानी है जिससे कि हमारी मसल की साइज और स्ट्रेंथ बढ़ती है। ऑप्शंस आपके सामने है। राइट आंसर इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। देखिए, जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं हमारी मसल की साइज और स्ट्रेंथ बढ़ती है। हमारी मसल क्या बढ़ती है? शक्ति और आकार बढ़ता है। और स्ट्रेंथ के लिए सबसे अच्छी ट्रेनिंग सर्किट ट्रेनिंग को कहा जाता है। सर्किट ट्रेनिंग आपको पता होगा किसने दी थी? मॉर्गन और एडमसन ने। बाकी जो आपका मसल मैस है, मसल का जो मास है उसको बढ़ाने के लिए वेट ट्रेनिंग है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है, यदि बल ट्रेनिंग प्रशिक्षण की प्रतिरोधक मात्रा अधिकतम भार उठाने का 30 से 50% तक है तो उसकी जोन की प्रबलता क्या होगी? हमें यह बताना है कि 30 से 50%, 30 to 50% हम वेट को लिफ्ट कर रहे हैं तो हमारी जो जोन है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? उस जोन को हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर इज कम। लेस होती है वो, लाइट उससे भी कम होती है, सब मैक्सिमल लेस से ज्यादा, और मैक्सिमम होती है सबसे ऊपर। मैक्सिमम में हम 80 to 100% की बात करते हैं और सब मैक्सिमल होती है उसके अंदर ये आंकड़ा थोड़ा सा कम हो जाता है, जैसे कि 50 से 70 हो गया या फिर 60 to 80 हो गया। कम में जब बात करेंगे तो वो हो जाएगी 30 से 50%। और जो लाइट है, लाइट हो जाती है हमारी 5 से 30 या फिर हम 10 से 30 भी इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इनकी ये वेट कैटेगरी होती है, इंटेंसिटी या फिर हम इसको तीव्रता भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से इन 4 ऑप्शंस में से हमें यह बताना है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हम नहीं देखते। राइट आंसर इज इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रोग्रेशन, ओवरलोड, रिकवरी, ये तीनों ही स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट ये नहीं आता। इसलिए कई बार हमने प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है, ओवरलोडिंग से होता है। देखिए, हमारे सामने नाम आ गया ओवरलोडिंग, तो एक तो है लोड। अब इससे पहले अब ओवर लगा देते हैं तो मतलब कि लोड ज्यादा है। मान लीजिए आपकी कोई मशल है, वो 50 केजी का वेट उठा सकती है, लेकिन जब ओवरलोड की बात करते हैं तो इस लिमिट को हम आगे पुश कर देते हैं, इस लिमिट को हम बढ़ा देते हैं, तो वो हम 60, 70, 80, 90 तक भी लेकर भी चले जाते हैं। तो ये जो लिमिट हमारी बढ़ रही है 90 किलो तक हम जब चले गए तो उसको हम ओवरलोडिंग की कैटेगरी के अंदर लेकर आते हैं, उसको हम ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो यही हमसे पूछा गया है कि ओवरलोडिंग के अंदर इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा? राइट आंसर इज अनुकूलन, एडेप्टेशन। देखिए, फटीग भी आपको होता है, लेकिन हमें एक पॉजिटिव आंसर देना है, तो पॉजिटिव आंसर में एडेप्टेशन होगा, अनुकूलन होगा। अनुकूलन का मतलब ये हो गया, जैसा कि हमने एग्जांपल देखा था कि आपकी मसल 50 केजी वेट उठा रही है, लेकिन जब आप ओवरलोड करना शुरू कर देते हो इस मसल पे, मान लो 60 या फिर 70 केजी वेट से आप ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हो, तो धीरे धीरे आपकी मसल इस वेट कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगी। इस कैटेगरी में शिफ्ट होने का मतलब ये हो गया कि उसके बाद आपकी जो मसल है वो 65, 75 या फिर 80 केजी तक वेट को उठा सकती है, वेट को सहन कर सकती है। इसलिए क्या हो गया? अडेप्ट कर लिया है हमारी मसल ने, या फिर हमारी मसल इतना वेट उठाने के लिए अनुकूलित हो गई है। इस तरीके से आप इसको समझिए। तो ओवरलोडिंग से फटीग जरूर होती है, लेकिन अगर पॉजिटिव वे में हम बात करें तो इससे हमारी मसल अडेप्ट कर लेती है ज्यादा लोड को सहन करने के लिए या फिर ज्यादा लोड को उठाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कार्य जिसमें वह कार्य करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा से कम मात्रा में शरीर ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकता है के रूप में जाना जाता है। देखिए, इसमें हमें पूछा है कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में, बिना ऑक्सीजन के जब आप कार्य करते हो तो उस कार्य को क्या बोलते हैं?
हमें सीधा सीधा ये पूछा गया है। या फिर कम ऑक्सीजन में या फिर बिना ऑक्सीजन के जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर क्या है इसका? एनारोबिक कार्य। ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, दो टाइप की हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एनारोबिक और एरोबिक। एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन होती है और एनारोबिक में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती या फिर कम मात्रा में होती है। इसी वजह से इसको एनारोबिक बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है एरो मतलब एयर या फिर हवा, या फिर इसको ऑक्सीजन भी हम बोल सकते हैं। और जब अनएरोबिक की बात करते हैं, एनारोबिक देखिए आपने इंग्लिश में देखा होगा, अन, यूएन, डिस, ये सब चीजें ऑपोजिट होती हैं या फिर विलोम होती हैं। तो जब एरोबिक में एयर आ गई तो इसमें विदाउट एयर या फिर विदाउट ऑक्सीजन, या फिर विदाउट एयर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। यही हमसे पूछा था कि बिना हवा के या फिर बिना ऑक्सीजन के जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर क्या था? एनारोबिक। नेक्स्ट है, सर्किट ट्रेनिंग की संकल्पना किसके द्वारा विकसित की गई थी? सर्किट ट्रेनिंग किसने दी थी, ये हमसे पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि सर्किट ट्रेनिंग किसने दी थी। राइट आंसर इज मॉर्गन एंड एडम्सन। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोस्टा होल्मर ने दी थी पार्टलेक ट्रेनिंग और वान अकेन ने दी थी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। और इसके बाद में कौन सा है? ग्रेसलर ने दी थी इंटरवल ट्रेनिंग। इस तरीके से आप इनको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑन एक्सप्लोजिव के लिए प्रशिक्षण की विधि कहलाती है। अब देखिए, हमें वो ट्रेनिंग मेथड बताना है जिसके अंदर पावर ऑन एक्सप्लोजिव, विस्फोटक क्षमता है, उसकी बात करते हैं। तो वो कौन सी ट्रेनिंग में बढ़ता है या फिर कौन सी ट्रेनिंग में हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं? राइट आंसर इज प्लायोमेट्रिक्स। अब देखिए, मैंने आपको बता रखा है प्लायोमेट्रिक्स के अंदर क्या होता है, हम जंपिंग एक्सरसाइज करते हैं। हम जो भी जंपिंग एक्सरसाइज करते हैं वो आती है प्लायोमेट्रिक्स ट्रेनिंग के अंदर। तो जब एकदम से जब जंप करते हैं, मान लीजिए ये बॉक्स है, इसके ऊपर आप खड़े हो और इससे आप नीचे जंप कर रहे हो, फिर नेक्स्ट आगे एक और बॉक्स रखा हुआ है, उसके ऊपर आप चढ़ते हो। तो इन सब में आपकी जो लेग्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है और इससे धीरे धीरे आपकी लेग की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो वो जो लेग की स्ट्रेंथ बढ़ती है वो कौन सी होती है? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होती है, विस्फोटक क्षमता होती है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मतलब ये हो गया कि आपको कम समय में ज्यादा पावर जनरेट करनी पड़ती है, उसको हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे कि जंपिंग में आप एकदम से फोर्स लगाते हो तो वो भी एक एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के अंदर आता है। जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, इन सभी में आपको क्विक फोर्स लगाना पड़ता है एक बार में ही। जब आप फोर्स जनरेट करते हो वो सब आता है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के अंदर या फिर एक्सप्लोजिव पावर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री स्टाइल तैराकी के दौरान आर्म स्ट्रोक खालिस्तान संकोचन का एक उदाहरण है। देखिए, फ्री स्टाइल जो एक तैराकी का टाइप है, स्विमिंग का टाइप है, उसमें आर्म स्ट्रोक टाइप की जो एक्टिविटी होती है उसको हमें बताना है कि वो कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऑप्शंस हमारे सामने है, आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक। राइट आंसर क्या है इसका? आइसोकाइनेटिक। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आइसोकाइनेटिक किस तरीके से है, मान लीजिए आप किसी स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हो और आप धीरे धीरे स्विमिंग करते हो, तो आपको जो वाटर का फोर्स है, पानी का फोर्स है, उसके सामने कम फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपनी स्पीड को बढ़ा देते हो तो वाटर का फोर्स भी बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 1 मीटर गहराई है, यहाँ पे 3 मीटर गहराई है, और आप उसी स्पीड से अगर फोर्स लगा रहे हो, पानी भी आपके सामने उसी रेंज का फोर्स लगाएगा। तो आइसोकाइनेटिक के अंदर हम यही देखते हैं कि हम जितना फोर्स अप्लाई करते हैं, सामने से रेजिस्टेंस भी उसी तरीके का आता है। जनरली हम मशीन के माध्यम से जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनके अंदर आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, लेकिन स्विमिंग के अंदर भी एक तरीके से पानी और फिजिकल एक्टिविटी जो होती है हमारी, उसमें एक मशीन का संबंध हो जाता है, क्योंकि जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पानी की तरफ से उतना ही फोर्स हमें सामने से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत प्रशिक्षण विधि की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के बारे में पूछा है कि ये किसने दी थी, इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। राइट आंसर इज वान अकेन। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मॉर्गन के बारे में हम देख चुके हैं कि इन्होंने सर्किट ट्रेनिंग दी थी। तो बार बार हम इनको देखते हैं जिससे कि हमें ये रिवाइज हो जाए और हम इनको भूले नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है? आइसोटोनिक का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि इसमें दो टाइप के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक। इन दोनों का फर्क भी आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या फर्क है। कॉन्सेंट्रिक में मसल की साइज कम होती है, इसेंट्रिक में मसल की साइज बढ़ती है। मेजर इनमें यही फर्क है और टेंशन सेम रहती है।
टॉनिक का मतलब क्या होता है? टेंशन। बहुत बार मैंने इसको डिस्कस किया है, इसलिए आइसोटोनिक का पूछा है कि इसके अंतर्गत क्या होता है। राइट आंसर देख लेते हैं, इसका क्या होगा? वेट ट्रेनिंग। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, वेट ट्रेनिंग में क्या करते हैं, आप यहाँ पे स्क्वाट्स लगा रहे हो वेट को लेकर, तो जब आप इसमें अप साइड जाते हो या फिर डाउन साइड जाते हो तो आपकी टेंशन इसमें सेम रहेगी, आपका जो तनाव है मसल्स के ऊपर वो सेम रहेगा, क्योंकि आपका जो वेट है वो भी सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो जब तनाव समान रहता है, टेंशन सेम रहती है, तो उसकी हम बात करते हैं आइसोटोनिक ट्रेनिंग के अंदर या फिर आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। और मान लो ये मूवमेंट ना करे, ना ऊपर जाए या फिर ना नीचे जाए, तो वो हमारा होता है स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होता है? स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसको दूसरे नाम से हम जानते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें मैट्रिक चेंज नहीं होती, आपका जो मेजरमेंट है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। देखिए, अगर आप इसी पोजीशन में रहते हो, होल्ड करके रखते हो, तो आपके मसल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, आपकी मसल्स सेम रह रही हैं, आपकी मसल्स का मेजरमेंट चेंज नहीं हो रहा, इसलिए इसको आइसोमेट्रिक या फिर स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। स्टैंडिंग एंड पुशिंग द वॉल, खड़े होकर जब दीवार को आप पुश करते हो, वो एक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक प्रकार का प्रशिक्षण सुधार केवल एक कारक होता है, इस सिद्धांत को कहते हैं। ये भी एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रिंसिपल है। इसमें हमें बताना है कि हम एक स्पेसिफिक चीज की इंप्रूवमेंट करते हैं, विशेष चीज का जब हम इंप्रूवमेंट करते हैं तो वो कौन से प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है? राइट आंसर इज स्पेसिफिकेशन ऑफ वेट। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भार की विशिष्टता। देखिए, यहाँ पे हमें नाम ही सामने आ रहा है कि भार की विशिष्टता। विशिष्टता मतलब एक विशेष तरीके का हम लोड उसमें यूज करते हैं। ओनली वन फैक्टर की बात हो रही है, हम केवल एक कारक की बात करते हैं इसके अंदर, इसलिए विशेष मान लो हमें बाइसेप्स मसल का ध्यान रखना है, तो बाइसेप्स मसल के लिए हम डंबल करेंगे, बाइसेप्स कर्ल करेंगे, या फिर और भी जो फिजिकल एक्टिविटी है जो ओनली बाइसेप्स को इंप्रूव करती है। तो एक की जब बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारा स्पेसिफिक या फिर विशेष, जिसको हम भार की विशिष्टता भी बोलते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। 12वां क्वेश्चन है, लोहे की कमी निम्नलिखित समूह में हो सकती है। आयरन की डेफिशिएंसी की बात हो रही है कि इन 6 ऑप्शंस में से ऐसे कौन से ऑप्शन है जिनमें आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है या फिर लोहे की कमी होती है। राइट आंसर देखते क्या इसका? ए इज द करेक्ट आंसर। ए में देखिए कौन कौन से हैं, मैराथन धावक, लाल मांस नहीं खाने वाले और मेंस्ट्रुएशन वुमेन। ये तीनों जो टाइप के हमने एग्जांपल देखे हैं उनमें हमें आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। मैराथन धावक का आपको पता होगा, जब वो दौड़ते हैं तो उनकी आरबीसी कम हो जाती है, आरबीसी का लेवल कम हो जाता है। अगर प्रॉपर वो आयरन रिच ऐसा फूड जिनमें आयरन ना हो वो डाइट अगर लेते हैं तो उनके अंदर हमें आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। रेड मीट में बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन होता है, अगर कोई रेड मीट खाता है तो आपको उसमें आयरन की भरपूर मात्रा मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आयरन के लिए रेड मीट ही खाओ, बाकी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और लास्ट है मेंस्ट्रुएशन वुमेन, इनके अंदर भी हमें आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, क्योंकि ब्लड का कई बार बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आयरन की डेफिशिएंसी हम फेस करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, सिंपल सा कंसेप्ट था। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कूट में सीखने वाले खिलाड़ियों द्वारा स्ट्रेट हिट के अभ्यास में उठाए जाने वाले कदमों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्ट्रेट हिट हॉकी की एक हिट होती है, तो उसको सीखने के लिए इन 5 ऑप्शंस में से हमें उनको अरेंज करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद किस तरीके से स्टेप वाइज हम स्ट्रेट हिट की जो स्किल है उसको सीखेंगे। ऑप्शंस आपके सामने है, आपको इसका आंसर करना है। वीडियो को पॉज कीजिए। राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से होगा। सबसे पहले है डी, तो डी ऑप्शन में हमारे पास है बॉल के बिना हिट करना, हिट विदाउट द बॉल। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए आप यहाँ पे खड़े हो और बिना बॉल के आप हिट करने की ट्राई करते हो, आप अपने आप को चेक करते हो कि मुझे स्ट्रेट हिट किस तरीके से करनी है, तो वो आ जाती है हिट विदाउट द बॉल। पहला हम ये करेंगे, एक तरह से डेमो करेंगे हिट मारने से पहले। नेक्स्ट है सी पे, हिट दी स्टॉप्ड बॉल, बॉल जब रुकी हुई होगी तो आप उसको हिट करोगे। पहले आपने क्या किया कि ऐसे ही आपने डेमोन्स्ट्रेट किया बिना बॉल के, 1-2 बार हवा में स्ट्रेट हिट की प्रैक्टिस की। इसके बाद में आप बॉल को हिट करोगे, रुकी हुई बॉल है उसको आपको हिट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट होगा रोल द बॉल एंड हिट, आप बॉल को रोल करोगे
मान लीजिए यहाँ से ऐसे बॉल को रोल करते करते उसके बाद में आप हिट करोगे। इसके बाद में बी ऑप्शन, ड्रिबल द बॉल एंड हिट। ड्रिबल में आप बॉल को कभी इस साइड ले जाओगे, फिर इस साइड, फिर इस साइड, ऐसे ले जाकर बॉल को एक पॉइंट पे जाकर हिट कर दोगे। और सबसे लास्ट में जो होगा ई पे हमारा जो है ड्रिबल, रोल एंड हिट। आप ड्रिबल भी करोगे और हॉकी के साथ बॉल को ऐसे लेके जाओगे, इसको हम रोल बोलते हैं, और उसके बाद में इसको हिट करोगे। तो ये जो आपकी कंडीशन होगी ये फाइनल कंडीशन होगी, सुप्रीम कंडीशन होगी। इसके अंदर आपने ड्रिबल भी किया है, रोल भी किया है और बॉल को हिट भी कर लिया है। इस तरीके से स्ट्रेट हिट की जो स्किल है उसको आप सीखते हो। तो यही तरीका होता है किसी भी स्किल को सीखने के लिए, आप उसको पार्ट में तोड़ते हो, उसके बाद हर एक पार्ट की आप अलग से प्रैक्टिस करते हो, और धीरे धीरे जब आप सभी पार्ट सीख जाते हो उसके बाद एक जो कंप्लीट स्किल है उसको आप परफॉर्म करते हो, उसको आप देखते हो। ये तरीका है किसी भी स्किल को सीखने का या फिर किसी भी नई स्किल को अडेप्ट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। दो लिस्ट हमारे सामने है, इन दोनों का हमें मिलान करना है। ऑप्शंस आपके सामने है, अगर आपको इसका आंसर करना है वीडियो पॉज कर सकते हो। राइट आंसर आपको बता रहा हूं, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, शक्ति वाले खेल जो पावर गेम्स होते हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए, जनरेटिव मैक्सिमम फोर्स फॉर मैक्सिमम स्पीड, अधिकतम गति हेतु अधिकतम बल पैदा करना। तो पावर वाले जो गेम होंगे उनके अंदर हम यही करते हैं। मान लीजिए आपको कोई वेट उठाना है, वेट लिफ्टिंग के अंदर ये वेट उठाना है 200 किलो का, तो उसके अंदर तो आपको अधिकतम गति भी चाहिएगी और अधिकतम बल भी चाहिए, तभी आप इस वेट को उठा पाओगे। तो पावर वाले गेम्स में ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में एंडोरेंस गेम है, उसके अंदर आप क्या करते हो, इकोनॉमी इन एनर्जी एक्सपेंडिचर, सहन शक्ति वाले खेल में आप ऊर्जा व्यय में मित व्ययता करते हो। जब आपको मान लीजिए 20 किलोमीटर भागना है तो आप एकदम से स्पीड बढ़ाकर अपनी जो एनर्जी है उसको वेस्ट नहीं करोगे, आप धीरे धीरे एक कंटिन्यूअस स्पीड से भागोगे, कंटिन्यूअस स्पीड से रन करोगे, जिससे कि आपकी एनर्जी बनी रहे और वो एनर्जी 20 किलोमीटर तक चलती रहे। तो आप एंडोरेंस गेम्स में इकोनॉमी पर ध्यान देते हो, अपनी एनर्जी के मित व्ययता पे ध्यान देते हो, आप अपनी एनर्जी को कम खर्च करते हो। टेक्निकल जो गेम्स है उसके अंदर क्या होता है, शोभनीय एवं सुंदरतापूर्ण उच्च कोटि क्रिया। टेक्निकल गेम्स में आप डिसेंट एंड ब्यूटीफुल सुपर क्रिटिकल एक्शन लेते हो, जैसे कि चेस हो गया। तो चेस के अंदर आपको ना तो वेट उठाना है ना आपको स्पीड दिखानी है, आपको वहां पे डिसेंट बैठे रहना है और आप अपनी जो एक्शन है उसको सुपर क्रिटिकल रखते हो, उसको उच्च कोटि का रखते हो, जिससे कि सामने वाला आपके एक्शन बीट ना कर पाए। और इसके बाद नेक्स्ट है स्प्रिंट रेसेस। स्प्रिंट रेसेस में क्या होता है, मैक्सिमम फॉरवर्ड मूवमेंट। आपको पता होगा अधिकतम अग्रगामी संचलन होता है 100 मीटर रेस में, आप आगे की तरफ झुके होते हो क्योंकि आपको कम समय में मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करनी होती है। इसलिए स्प्रिंट में हम अधिकतम अग्रगामी संचलन करते हैं या फिर मैक्सिमम फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको एक या दो ऑप्शन भी सही मिलते हैं तो ऐसा कंप्लीट क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। वापस उसी टाइप का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर सकते हो, आंसर देना हो तो। मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूं, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए किस तरीके से होगा, चक्रीय स्पोर्ट्स, साइक्लिक जो स्पोर्ट्स होते हैं उनके अंदर आपको स्पीड चाहिए। तो साइक्लिक स्पोर्ट्स का मतलब ये हो गया कि एक ही मोमेंट आप बार बार करते हो। मान लीजिए आपने अपने हाथ को ऊपर उठाया तो उसको आपको बार बार करना है, जैसे कि स्विमिंग है, तो स्विमिंग में आप एक फिजिकल एक्टिविटी बहुत बार करते हो, तो वो हमारा आ जाता है चक्रीय स्पोर्ट्स या फिर साइक्लिक स्पोर्ट्स के अंदर। इसके बाद में जिम्नास्टिक, तो जिम्नास्टिक के अंदर आपको कठिनाई की सीमा, डिफिकल्टी रेंज, उसको बीट करना होता है, क्योंकि पहले आपके सामने ये एक हर्डल है, उसके बाद में बहुत ऊंची हर्डल पे या फिर बहुत ही कम विड्थ में आपको परफॉर्म करना होता है। तो धीरे धीरे ये डिफिकल्टी की लिमिट है वो बढ़ती रहती है जैसे जैसे आप ऊंची स्टेज में या फिर नेक्स्ट स्टेज में पहुंचते जाते हो। ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर है 2 नंबर, वेट ट्रेनिंग में हमें रेजिस्टेंस को बीट करना होता है, प्रतिरोध को बीट करना होता है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग में हम देखते हैं वेट को लिफ्ट करते हैं। मान लीजिए ये 100 केजी का वेट है तो इसको हमें लिफ्ट करना है, इस वेट को हमें उठाना है, तो ये उठाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये जो वेट है इसको अगर दूसरे वर्ड्स में बात करें इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध। तो इस प्रतिरोध को हम जब उठाते हैं और ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये आती है वेट ट्रेनिंग के अंदर। और लास्ट में जो रैकेट स्पोर्ट्स हैं उनमें हमें टेम्पो बनाना होता है। टेम्पो बनाने का मतलब आप कभी इस साइड से जाते हो कभी उस साइड, अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करके और बॉल को हिट करते हो। तो ये जो मूवमेंट्स हैं और एक्टिविटी करते हो उनको हम टेम्पो बोलते हैं। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।